हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज एंड ये जो पूरी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है, इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट इस पूरी सीरीज में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे लगभग हम 3 महीने में पूरा एक इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस सीरीज के जो लेक्चर्स होंगे, वीक में 3 दिन आपके लेक्चर रहेंगे। जैसे थर्सडे है आज हो गया, फिर संडे को होगा, फिर ट्यूसडे को होगा। तो इस तरह से 3 दिन आपके ये लेक्चर यहाँ पे रहेंगे। एंड किस तरह से हम यहाँ पे मूव करेंगे थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा और ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के साथ ही हम कवर कर लेंगे। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे जो टर्म्स होती हैं, जीडीपी है, ओके, एनडीपी हो गया, नेशनल इनकम क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेशन के तरीके क्या हैं, रियल जीडीपी, ये जो टर्म्स हैं ये सब यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद हम इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति या महंगाई का जो चैप्टर है उससे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर 1-2 साल से यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पुट करता है। देन विल टॉक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, बैंक किस तरह के होते हैं, एनबीएफसी से कैसे अलग हैं, शैडो बैंक क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारी कवर होंगी। फिर पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक आएगा जिसमें हम बजट की बात करेंगे। टैक्सेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, क्या पर्पस है, इनको लेके जो भी विवाद चल रहा है या करंट के अंदर जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको यहाँ पे लेंगे। बेसिकली इस तरह से हमारा ये कोर्स का स्ट्रक्चर चलेगा। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें रहेगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम देखेंगे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड टर्म्स रहेंगी, ओके। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर को लेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये बेसिक ओवरऑल एक आपका फ्रेमवर्क रहेगा जिस हिसाब से हम चलेंगे। और लेक्चर जैसा मैंने आपको बताया अराउंड 45 मिनट के अराउंड आपका लेक्चर रहेगा टाइमिंग, और हफ्ते में 3 बार आपके लेक्चर्स रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और ये लिंक आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपल नाम से भी सर्च कर सकते हैं, so that you will get the PDF of these sessions and all the other important information regarding these sessions or any other session उसके लिए। इसके अलावा अनअकैडमी की ये प्रोफाइल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फ्री क्लासेस होती हैं जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स की ये पूरी इकोनॉमी की जो सीरीज़ है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। काफ़ी बच्चों के लिए इकोनॉमी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है ना। तो इकोनॉमी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हमारी डेली लाइफ के अंदर, ओके, आप लोग, हम लोग, सभी लोग हमारी डेली लाइफ के अंदर इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि घर पे अपने पेरेंट्स को देखा होगा, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, ओके, अपना बजट मैनेज करती हैं कि हमारा इतना बजट रहेगा, बच्चों की स्टडी पे इतना है, ओके, खाने पे इतना खर्चा हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे क्या है, जो मॉनिटरी रिसोर्स हैं, जो पैसे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो पैसा क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, रिसोर्स है। अब पैसा अनलिमिटेड तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे पैसे का पेड़ लगा है एंड यू आर गेटिंग, ओके, एम्पल सप्लाई, आपको जितना चाहिए आपने ले लिया। तो वहाँ पे स्कार्सिटी है उस रिसोर्स की, है ना, वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। दैट्स वाई यू नीड टू अ प्लान। आपको एक बहुत ही अच्छे से उसको प्लान करना पड़ेगा कि मेरे पास जो ये स्कार्स रिसोर्स है, लिमिटेड अमाउंट में जो पैसा है, इसको कहाँ पे कैसे खर्च करना है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली डीलिंग विथ ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स को अगर हम सिंपल टर्म में कहें, इकोनॉमिक्स क्या करती है, जो मैनेजमेंट है स्कार्स रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज में यहाँ पे हमने पैसा लिया, मॉनेटरी रिसोर्स हो गया। वाटर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिसोर्स, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज हैं, सिंस रिसोर्सेज आर स्कार्स, ओके, तो उनका मैनेजमेंट जो होता है वो डील किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होगा, जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपके पास में एक चॉइस होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपकी पॉकेट मनी आ रही है 100 रुपीज़, 100 रुपये आपके पास आ रहे हैं, तो आपका ये फिक्स रहेगा कि मुझे रेंट पे जो है 20 रुपीज़ रेंट पे जा रहा है, 20 रुपीज़ खाने पे जा रहा है, 20 रुपीज़ स्टडी पे जा रहा है। इस तरह से आपने एक पूरा लिस्ट ये बना रखा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं कि हाँ 40 रुपीज़ आपका खाना प्लस एटसेट्रा ट्रांसपोर्टेशन इसमें लग रहा है। अब आपको आप सोचते हैं कि नहीं मुझे घूमने भी जाना है, तो कहाँ से कटौती की जाए, क्या स्टडी में से जो पैसा खर्चा हो रहा है उसको कम करें, कहाँ से करें, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा,
ठीक है, आपको 20 रुपीज़ चाहिए, तो 20 रुपीज़ एक महीने से नहीं निकल रहा, तो आप प्लान करेंगे कि हर महीने मुझे थोड़ा थोड़ा बचाना है और इस तरह से करना है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, चॉइस इन्वॉल्व होती है। ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिए ये इंडिविजुअल लेवल पे हैं, है ना, या फिर हाउस होल्ड लेवल पे हैं। हाउस होल्ड मतलब एक जो घर है, फैमिली है, वहाँ पे वो कैसे अपना सब कुछ प्लान कर रही है। इंडिविजुअल लेवल पे आपने देखा कि आपका जो 100 रुपये पॉकेट मनी है उससे आप कैसे प्लान कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, वो भी इसी तरह से प्लान करती हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस, किस तरह से वो अपनी चॉइसेस क्रिएट करते हैं। चॉइसेस क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ओके, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, दैट्स वाई यू नीड टू ओके मेक द चॉइसेस कि कहाँ पे जो प्रायोरिटी है उस पर हमें जाना है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द मैनकाइंड। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या क्या आता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो फर्स्ट वी नीड टू प्रोड्यूस समथिंग, दिस कुड बी गुड और सर्विसेज। गुड्स भी हो सकता है, कोई वस्तुएं हो सकती हैं, फिजिकल गुड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कोई फर्नीचर हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, ये सब गुड्स के अंदर आएंगे, है ना, जो कि टेंजिबल है, जिसे आप टच कर सकते हो इस तरीके से। सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज के अंदर होगा जैसे एजुकेशनल सर्विस हो गई, फाइन, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग मेडिकल सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, तो ये सब इसमें आएगा। तो प्रोडक्शन होगा पहले किसी भी चीज़ का, देन डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस, ट्रेड इज ऑल्सो देयर, ट्रेड होगा, एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइन, फिर उसका कंजम्पशन होगा। तो ये मेजर 4 एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है तो ये पूरा एक समअप करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन। अब हम इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हमारे लिए जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो चीज़ हमें पढ़ना है उसको हम देखेंगे। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी होती है। तो ये मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज हैं। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज की अगर हम बात करें तो 2 मेजर ब्रांचेज हैं, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, मतलब कोई भी फर्म हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, है ना, या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई, तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई कार बनाने वाली कंपनी है, फाइन, सुजुकी, मारुति मान लेते हैं, युंडई है, या कोई भी ऐसी कंपनी है, तो वो ये डिसीजन लेगी कि हमें कितनी कार्स बनानी है, हाउ मैनी, कितनी कार्स हमें बनानी है, किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, घटाना है। तो ये जो सब डिसीजन होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो माइक्रो इकोनॉमिक डील करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, स्मॉल लेवल इंडिविजुअल प्लेयर्स, चाहे वो हाउस होल्ड हो गए, है ना, घर के बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है, स्मॉल लेवल बिजनेस हो गया, या कोई भी एक इंडस्ट्री हो गई, जैसे कार हो गया, कोई टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हो गया, फाइन। तो इसके जो डिसीजन होते हैं वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील किए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम देखते हैं तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयर बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभार क्वेश्चन एक आधा आपको मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जहाँ से रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रहेगा आपका मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी किसकी बात करती है, ये पूरी इकोनॉमी एज ए होल, है ना, पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखती है। तो ऐसे इंडिकेटर जो पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, जैसे जब हम वर्ड यूज करते हैं इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, महंगाई, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन क्या है, पूरी इकोनॉमी के लिए है, फाइन। अगर हम बात करते हैं अच्छा पॉवर्टी लेवल क्या है इंडिया के अंदर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम क्या है हमारा, जीडीपी क्या है, ये सब चीजें, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में अच्छा जो है इन्फ्लेशन ये है, ओके। तो इस तरीके से तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं और इनकी जो स्टडी करती है बेसिकली दिस ब्रांच इज नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे, है ना, क्वेश्चन रहते हैं। और इसके ऊपर एक एनसीईआरटी भी है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी होती है। देखिए जहाँ तक इकोनॉमी की सोर्सेज की बात है, कौन से सोर्स पढ़ने हैं, कैसे इकोनॉमी को पढ़ना है, क्या वेटेज होता है, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के अराउंड रहता है आउट ऑफ 100 ये रहेगा। और इस पर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो आपका क्रिएट किया हुआ है,
और इसका लिंक आपका कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखना। फाइन। तो जो स्ट्रैटेजी सेशन है, अच्छा क्या क्या सोर्सेज पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में किस तरह से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारा पूरा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो एक अलग बना हुआ है। उसका लिंक आपका कमेंट बॉक्स में रहेगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, तो ये आपके हो गए ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम दो वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, एक तो वर्ड है इकोनॉमी, एक है इकोनॉमिक्स। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा? फाइन। तो इसे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स जो है, दिस इज बेसिकली, इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की स्टडी ये कर रही है, इकोनॉमिक्स क्या कर रही है? इकोनॉमी की स्टडी कर रही है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है ना, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या हो गया? एक कोई एरिया हो गया पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, या फिर कोई कंट्री हो गई। एरिया और कंट्री वेयर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेड है, कंजम्पशन है, जो अभी हमने पहले वाली स्लाइड पे देखा था। ये सारी एक्टिविटीज, तो ये सारी एक्टिविटीज जिस भी एरिया के अंदर हो रही हैं वहाँ पे हम बात करेंगे। अगर स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कहेंगे अच्छा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, तमिलनाडु की इकोनॉमी है। और कंट्री बेसिस पे बात होती है तो हम कहेंगे इंडिया की इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है। तो ये जो है स्पेशल कॉन्सेप्ट है, एरिया बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडिंग दिस, ये जो आपकी इकोनॉमी है उससे आपका स्टडी कर रहा है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है तो यहाँ पे स्टडी करेगा अच्छा इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फाइन, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाएंगी। तो इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का क्या मतलब है, ये दोनों इस तरह से रिलेशन इनके अंदर है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा, दिस इज अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। देखिए कुछ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। जैसे कि सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर है, फाइन, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, या फिर हम इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स की अगर हम बात करें, ओके, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, स्टेट इकोनॉमी है, मिक्सड इकोनॉमी है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे हम आगे ले लेंगे। अभी हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग जैसा यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स एंड फैक्ट्स यूज्ड टू मेजर द आउटपुट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का आउटपुट कितना है उसको मेजर करने के लिए, फाइन, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग तरीके से ये आउटपुट मेजर किया जाता है। जरूरत क्यों है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की? फॉर एग्जांपल जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या जरूरत है जीडीपी कैलकुलेशन की? जीडीपी कैलकुलेशन करने की जरूरत उसी तरह से है जिस तरह से आपको अपनी इंडिविजुअल लेवल पे इनकम का पता होना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा मेरी इनकम क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह से है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू प्लान ना, आप प्लान नहीं कर पाओगे अच्छे से, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टूल है, फाइन, जो वेलफेयर को इंश्योर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलेगा पर्टिकुलर कंट्री है, इस लेवल पे स्टे कर रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक वेलबींग कैसे हो सकती है लोगों की। तो वेलबींग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे जब भी जीडीपी की कोई एस्टीमेट आता है, ओके, जीडीपी रिलेटेड कोई एस्टीमेट आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, ये कर रही है, तो वहाँ पे जीडीपी की कैलकुलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे आप वेलफेयर को भी जज कर सकते हो। आपको ये भी पता चलेगा कि इनकम लेवल, आउटपुट लेवल इकोनॉमी का कितना अच्छा है, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है ये किया जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम के जो एस्टीमेट्स हैं, ये थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल इनकम के जो एस्टीमेट हैं ये कंपाइल किए जा रहे हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, सीएसओ के द्वारा। नेशनल इनकम के जो एस्टीमेट्स हैं ये आपके कंपाइल किए जा रहे हैं सिंस 1955। तो 1955 से सीएसओ जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ये हमेशा कर रहा है, किसके बेसिस पे कर रहा है? जो भी आपके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं बाय द एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस क्या करता है, सर्वे करता है, डेटा कलेक्शन करता है, उसके बेसिस पे CSO हमेशा से इन डेटा को कंपाइल करता है और फाइनली नेशनल इनकम के एस्टीमेट हमें मिलते हैं। लेकिन 2019 में 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कैसे बना, आपका ये जो CSO था जो कंपाइलेशन कर रहा था और जो NSSO था ओके जो सर्वे कर रहा था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन किया और इन्होंने बनाया यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO अभी आपका बन गया है। तो एट प्रेजेंट जो भी नेशनल इनकम के डेटा हैं NSO की तरफ से आपको मिलेंगे। ये हो गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या है, किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जा रहा है ना, कंपाइल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये से ध्यान रखना है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में काफ़ी सारे जो है मेजरमेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका GDP है, तो GDP हम देखेंगे क्या होता है, इसी तरह से NDP क्या होता है, ओके, फिर हम बात करेंगे GNP क्या होता है एंड NNP क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, क्या नेशनल इनकम और GNP में कोई डिफरेंस है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। GDP है तो GDP के टाइप्स क्या होते हैं, क्या GDP के भी कुछ टाइप होते हैं, GDP का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले GDP को हम यहाँ पे ले रहे हैं, GDP का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो GDP का मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो डेफिनेशन है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है अपने आप में एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। टोटल मार्केट वैल्यू की बात की जा रही है, इसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। विद इन ए कंट्री मतलब इंडिया की अगर हम बात करें GDP, तो इंडिया के अंदर जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जनरली हम एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, एक साल की बात करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका, जैसे जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 तक आपका चलेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये तो 1 साल हो गया, फाइनेंशियल ईयर की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है विद इन ए कंट्री, इसका मतलब है कि जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है केवल उन्हीं की बात की जाएगी। फाइन, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसे इस तरह से हम समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इमेजिन कीजिए कोई एक इकोनॉमी है, कोई एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये जो फाइनल गुड्स सर्विसेज हैं केवल आपका मैगी है, मैगी जो है केवल उस इकोनॉमी में केवल मैगी का ही प्रोडक्शन होता है, ओके। और मैगी के हम ये मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि मैगी के 10 पैकेट, मैगी के 10 पैकेट उस इकोनॉमी के अंदर आपके बनते हैं, और एक पैकेट की अगर हम प्राइस 12 रुपये माने, ओके, मार्केट वैल्यू उसकी अगर हम 12 रुपये माने, 12 रुपीज़ अगर हम मानते हैं, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल गुड्स एंड सर्विस में हमने लिया ये मैगी के 10 पैकेट, तो 10 पैकेट मैगी के हैं और मार्केट वैल्यू एक पैकेट का 12 रुपये है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 120 रुपी। तो ये 120 रुपी उस पर्टिकुलर जो इकोनॉमी है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका क्या हो गया, GDP हो गया। तो इस तरह से ये GDP का बिल्कुल सिंपल लेवल पे एक्सप्लेनेशन आपके लिए हो जाएगा। GDP क्या है, कोई भी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन मतलब जो फाइनल आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू को हम यहाँ पे GDP का नाम दे रहे हैं। ये इतना सा क्लियर हो गया GDP का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से फिर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, GDP जो है, GDP के अंदर क्या होगा, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो टोटल आउटपुट है किसी भी इकोनॉमी का। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि कोई इकोनॉमी है उसका आउटपुट केवल मैगी के पैकेट हैं, 10 मैगी के पैकेट हैं, तो ये 10 मैगी के पैकेट हो गए। अब इनका जो मार्केट वैल्यू होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द GDP, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर है और हम कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, ये जो फाइनल वर्ड है इसे थोड़ा समझने की बात करते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्यों लिखा गया है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई कार परचेज करने जाते हैं, है ना, मार्केट में आप कार परचेज करने गए तो उन्होंने कहा कि आपको ऑन रोड ये इतना पड़ रहा है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए आपको पड़ रहा है। सो वहाँ पे आप कार के लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ दे दिए, तो क्या आप जो टायर है उसका पैसा अलग देंगे? जो टायर्स हैं कार के, क्या उसका पैसा अलग होगा? उसी में इंक्लूड होगा, अलग से नहीं पे करेंगे ना। फाइन। तो आपका क्या हो रहा है, टायर भी एक तरह का गुड्स है, ठीक है, टायर गुड्स हैं, लेकिन अगर उन टायर का यूज हो रहा है किसके अंदर? कार के अंदर। अगर टायर का यूज हो रहा है कार में तो वो फाइनल गुड्स सर्विसेज में नहीं आएगा। फाइनल गुड्स के अंदर क्या आएगा? वो कार आएगी जिसके अंदर टायर का पैसा भी इंक्लूड है, इसलिए यहां पे ये फाइनल वर्ड लिखा है। अदरवाइज क्या होगा, हमने टायर को पहले भी जोड़ लिया, मान लीजिए टायर का वैल्यू जो है 50,000 है, तो 50,000 अलग से कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे कार की प्राइस में भी तो टायर का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड है ना, आप अलग से तो पे नहीं कर रहे हैं। जो भी 10 लाख रुपए कार के दे रहे हैं उसमें टायर एटसेट्रा जितनी भी चीजें हैं उन सब की प्राइस इंक्लूड है। तो ये डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, फाइन, डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम फाइनल गुड्स सर्विसेज की बात करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होगा? ये जैसे टायर है कार में यूज हो रहा है तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अगर टायर को फाइनल कंजम्पशन के रूप में यूज किया जाता, मान लीजिए आपने कार खरीद लिया, अब आपको एक्स्ट्रा टायर खरीदना है, आपका टायर खराब हो गया कार का, आपको अलग से टायर परचेज करना है, तो फिर वो इंटरमीडिएट में नहीं आएगा, वो फाइनल में चला जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए यहां पे हम लिखते हैं ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया जीडीपी। अब इसके अंदर क्या हो गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आपका जो टोटल आउटपुट है उसकी हम बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट शुड बी विद इन द कंट्री, है ना, विद इन द कंट्री आपका होना चाहिए। और यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस। तो ये ग्रॉस का क्या मतलब है? ग्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपके पास अगर कोई व्हीकल है, आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होती है। आपका जो पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई बाइक आपके पास है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है ना, वो डेप्रिशिएट होती जाती है हर साल। तो जो भी इस तरह के आइटम्स होते हैं, मशीनरी हो गई, कोई टूल्स हो गए, फाइन, तो उनकी हर साल जो है वैल्यू कुछ ना कुछ गिरती जाती है, क्योंकि वियर एंड टीयर होता है उनके यूज से, उनकी जो भी उनके अंदर वियर एंड टीयर आपका हो रहा है उसकी वजह से उनकी जो वैल्यू है उसका लॉस होता है ना, वैल्यू का लॉस होता है। तो इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर बिकॉज ऑफ देयर यूज। उनका यूज हो रहा है तो उसकी वजह से उनकी वैल्यू हर साल गिरती जा रही है, और ये चीज होती है डेप्रिसिएशन। तो जो जीडीपी हमने निकाला है, अगर हम जीडीपी में से ये डी फॉर डेप्रिसिएशन इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी जिसे कहा जाएगा। इफ डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी इट बिकम्स एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बन जाता है। और जहाँ पे भी अब हम आगे जो आपका नेशनल इनकम की या नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी ये ग्रॉस और नेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये ग्रॉस और ये जो नेट, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर डिफरेंस किसका है? इस डी का डिफरेंस है। ये डी फॉर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन का मतलब आप समझ चुके हैं, इसका मतलब होता है जो भी आपके फिक्स्ड इस तरह के असेट्स हैं, है ना, कोई भी मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, जिनके आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका वियर एंड टीयर हो रहा है, तो हर साल उनका कुछ वैल्यू जो है रिडक्शन होता है, जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन की वजह से आप अगर इसको माइनस करेंगे यू विल गेट दिस एनडीपी। तो हमेशा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एनडीपी जो होगा ये हमेशा कम होगा जीडीपी से। क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन को यहां से माइनस किया है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट दिस एनडीपी। तो ये कुछ टर्म्स हुई। जीडीपी का मतलब आप समझ चुके हैं, ओके। एनडीपी का मतलब भी आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो जीडीपी है ये दो तरह की जीडीपी होती है। आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दीज टर्म्स, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ा घटा, ये सब टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं। तो इसे एक बार देखते हैं, देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। अब थोड़ा सा याद कीजिए, जो डेफिनेशन थी, जो जीडीपी की डेफिनेशन थी, उसमें बात हुई थी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस अगर हम मान लेते हैं ये 10 आपके पैकेट्स हैं, 10 पैकेट्स मैगी के हमने मान लिया फाइनल गुड्स एंड सर्विस आपका है। अब टोटल मार्केट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, करंट ईयर प्रोडक्शन जो है, ये जो 10 पैकेट आज के टाइम पे करंट ईयर प्रोडक्शन हम मान लेते हैं, इसको वैल्यू किया जा रहा है करंट ईयर प्राइसेस पे। आज क्या प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मान लेते हैं जो मैगी है, मैगी का हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर इस मैगी की करंट ईयर प्राइस हम एक पैकेट की 12 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, तो 10 पैकेट हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यू विल गेट 120। तो ये 120 क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया 120। और वहीं पे करंट ईयर प्रोडक्शन, ये करंट ईयर प्रोडक्शन 10 पैकेट हमारे पास में है, अगर इसे हम बेस ईयर प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर प्राइस क्या होता है, बेस ईयर एक कोई भी ऐसा साल ले लिया जाता है जिसे हम बेस ईयर कहते हैं। तो इंडिया के अंदर जीडीपी कैलकुलेशन के लिए 2011-12 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसे बेस ईयर माना जाता है। तो इस बेस ईयर के अंदर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस थी, जैसे हम माने मैगी का जो पैकेट है उसकी प्राइस 10 रुपये थी, यहाँ पे बेस ईयर में हम मान लेते हैं 10 रुपीज़ इसका प्राइस था। तो करंट ईयर प्रोडक्शन है 10 पैकेट, बेस ईयर प्राइस क्या है 10 रुपये, तो यहाँ पे 10 × 10 होगा और ये हमें मिल जाएगा 100 रुपीज़। तो जब हम करंट ईयर प्रोडक्शन को बेस ईयर प्राइस से कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है रियल जीडीपी। करंट ईयर प्रोडक्शन को करंट ईयर प्राइस से ही जब कैलकुलेट किया जाता है तो हमें मिलता है नॉमिनल जीडीपी। जनरली नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है। ये इतना हम क्यों कर रहे हैं, इतना कैलकुलेशन और इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें नॉमिनल जीडीपी अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों हमें रियल जीडीपी अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसे समझते हैं। देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट है ग्रोथ के ऊपर। मान लीजिए एक कंट्री है, फाइन, एक कंट्री है जिसकी नॉमिनल जीडीपी हम मान रहे हैं ये 120 रुपये हो गई है ना, और ये 120 रुपये इसका हो जाता है, 120 रुपीज़। और रियल जीडीपी अगर हम देखेंगे तो ये 100 रुपीज़ आ रहा है, 100 रुपीज़ आ रहा है। तो कंट्री के अंदर क्या होगा, जीडीपी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हाँ ग्रोथ कितना हो रहा है। तो अगर हम केवल और केवल नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से किसी कंट्री की ग्रोथ को मेजर करते हैं, मान लीजिए कोई कंट्री है जिसका प्रेजेंट आपका जीडीपी 120 है, और अगर हम लास्ट ईयर उसकी जीडीपी देखते हैं तो 110 था, 110 रुपीज़। 2 साल पहले उसकी जीडीपी जो थी 110 रुपये या 100 रुपीज़ थी, है ना, 2 साल पहले, 5 साल पहले, कुछ भी मान लीजिए, उसकी जीडीपी 100 थी, अब 120 हो गई। तो आपको देखने को मिलेगा इतने सालों में 20% से जीडीपी बढ़ गई है ना। तो बड़ा खुश हो जाएंगे सब कि अच्छा जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई मतलब टोटल जो आउटपुट है इकोनॉमी का वो बढ़ रहा है, इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है। बट एक्चुअल में क्या वो वाकई में बढ़ रहा है? फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने कि कोई इकोनॉमी थी 2011-12 के अंदर, उसका जो साइज था वो 100 था, है ना, क्योंकि वहाँ पे करंट ईयर जो प्राइस है वो भी वो 10 रुपीज़ थी, और वहाँ पे जो आउटपुट था वो 10 मैगी के पैकेट ही था, ठीक है। और आज आप देखेंगे 10 साल बाद अगर हम इसकी बात करें, 2020 की बात कर लें, तो यहाँ पे भी वो इकोनॉमी 10 मैगी के पैकेट ही बना रही है। आज से 10 साल पहले भी 10 मैगी के पैकेट ही बना रही थी, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में प्रोडक्शन तो कुछ नहीं बढ़ाना, लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ये पहले 100 रुपये था, अब 120 हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है ना, किसी चीज़ की प्राइस आपकी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले आप देखोगे जो खाद्य तेल हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, है ना, काफ़ी सस्ते थे, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, एक इन्फ्लेशन का लेवल होता है, जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है। तो उसकी वजह से अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो वो आपको रियल असेसमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि रियलिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही 10 पैकेट ही बना रहा है, वो भी पहले 10 पैकेट ही बना रहा था। ये जो इंक्रीज आपको दिख रहा है नॉमिनल जीडीपी में, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन की वजह से दिख रहा है। इसलिए हमें रियल असेसमेंट, वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए क्या वाकई में आउटपुट बढ़ा है, ये रियल जीडीपी का मेजर ऐड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रियल जीडीपी डालते ही आपको पता चल जाएगा कि वाकई में प्राइस बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही, मतलब वाकई में आउटपुट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, या फिर आउटपुट केवल ये जो है प्राइस लेवल की वजह से ही बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए ये दो चीज़ें हम डील करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। एक बार दोबारा इसे देखेंगे, जो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए बेस ईयर जो होता है इसको फिक्स किया जाता है टू एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन रियल टर्म्स।
ताकि आपको पता चले कि वाकई में इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ा भी है, वाकई में ये जो आउटपुट है या जिसे हम जीडीपी कह रहे हैं ये बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, या केवल जो जीडीपी बढ़ रही है ये केवल प्राइस इंक्रीज होने की वजह से बढ़ रही है। तो ये रियल टर्म में हमें असेसमेंट के लिए ये बेस ईयर कैलकुलेशन करना होता है। एट प्रेजेंट हम बात करें तो इंडिया का जो प्रेजेंट में बेस ईयर है वो 2011-12 है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। इससे पहले जो बेस ईयर था वो 2004 और 5 था। इंडिया का जो फर्स्ट बेस ईयर था वो था 1948-49। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अभी ये एनएसओ हो जाएगा, ओके, सीएसओ एनएसओ बन चुका है। और बेस ईयर से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है या डिफ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, डिफ्लेशन मतलब चीज़ों की प्राइस घट रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं या महंगी हो रही हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसी को लेके एक इंडिकेटर भी आता है, जैसे ये नॉमिनल जीडीपी लिखा है। तो नॉमिनल जीडीपी में हमने देखा कि करंट ईयर प्रोडक्शन क्या है, 10 मैगी के पैकेट, करंट ईयर प्राइसेस क्या है 12 रुपये, तो ये हमें मिल गया 120 क्या है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में करंट ईयर प्रोडक्शन क्या है, वही 10 मैगी के पैकेट हैं, लेकिन बेस ईयर प्राइस क्या है 10 रुपये ही है, तो यहाँ पे हमें 100 मिल गया। तो ये नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 अगर हम कर देते हैं, फाइन, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे ये लगा देते हो और इसको इंटू 100 कर देते हो तो हमें मिल जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि अच्छा इन्फ्लेशन, चीज़ों की इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ रही है घट रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल फाइंड 120। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, हाँ चीज़ें जो हैं 20% से महंगी हो गई हैं, 20% से चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो गई। जीडीपी डिफ्लेटर को अलग से हम लेंगे, इन्फ्लेशन का आपका चैप्टर है तो वहाँ पे डील करेंगे। अभी के लिए जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ये याद रखना है, बेस ईयर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो रियल जीडीपी कैलकुलेशन को क्यों किया जा रहा है, ताकि हमें रियल ग्रोथ का पता चल सके कि वाकई में जीडीपी बढ़ रही है या केवल जो प्राइस राइज है ना। जैसे 10 मैगी के पैकेट थे, आज 12 रुपये का एक पैकेट है, और 10 मैगी के पैकेट थे पहले वो 10 रुपये का एक पैकेट होता था। तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी 100 रुपीज़ आ रही है, यहाँ पे 120 आ रही है, तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि देखो 100 था अब 120 हो गया, 20% से बढ़ गया। बट एक्चुअल में जो आपका आउटपुट है इकोनॉमी का वो तो यही है ना, 10 पैकेट पहले बना रहे थे आज भी 10 ही पैकेट बना रहे हो, तो फिर क्यों खुश हो रहे हो, है ना। रियल ग्रोथ तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे। दैट्स वाई टू असर्टेन और टू मेजर द रियल ग्रोथ, है ना, हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और जनरली रियल जीडीपी जो है कम ही आती है नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि प्राइस, चीज़ों की प्राइस बढ़ती रहती है। तो अगर आप आज की मार्केट प्राइस देखोगे चीज़ों की, आज से 5 साल 10 साल पहले, तो आज की मार्केट प्राइस जो है चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा है 10 साल पुरानी चीज़ों से। तो यू विल फाइंड कि हाँ नॉमिनल जो जीडीपी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉमिनल जो है ज़्यादा ही होता है रियल से। अब इसमें क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेशन में रीसेल से जो भी गेन हो रहा है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि देखिए आपने कोई घर खरीदा और उसी को रीसेल आप कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन नहीं किया ना आपने किसी भी गुड्स का एटसेट्रा। लेकिन हाँ जो ब्रोकर हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं ना, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो गया, ब्रोकर हो गया, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज तो इंक्लूड होंगी, ठीक है, लेकिन गेन फॉर रीसेल जो है ये एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं इनको भी एक्सक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है आपको कोई पेमेंट दिया गया और उसके रिटर्न के अंदर आपको कुछ लाइबिलिटी नहीं है ना। जनरली क्या होता है, आप कोई काम करते हो तो आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी दे रही है या आपने किसी ने ग्रांट दे दिया या कोई ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, तो ऐसा ट्रांसफ़र जिसके लिए आपने कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस नहीं किया है तो उसको भी हम इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये दो चीज़ें, 2 पॉइंट अलग से ध्यान रखेंगे। बाकी जीडीपी का टाइप हमने यहाँ पे देख लिया है, फाइन। तो दिस इज़ द थिंग, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के अंदर, अगर आपने 9th 10th के एनसीईआरटी में भी पढ़ रखा होगा, इसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। अगर आप कल को कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगानी है ना, कोई स्मार्टफोन बनाने की आपको फैक्ट्री लगानी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी। सबसे पहले फैक्ट्री के लिए आपको लैंड चाहिएगा, जहाँ पे वो फैक्ट्री बनेगी उसकी जो बिल्डिंग होगी,
लैंड है या जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने लैंड जो भी ले रखा है तो उसके लिए आप क्या देंगे, रेंट देंगे, रेंट आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपको आपने बिल्डिंग वहाँ पे खड़ा कर लिया, बिल्डिंग आपने बना लिया, देन यू विल रिक्वायर दिस कैपिटल, ओके, कैपिटल आपको चाहिएगी। अब कैपिटल भी दो तरह की है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन जनरल बात करें तो यू विल रिक्वायर द मनी, ओके, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और काफ़ी सारी मशीनरी वगैरह ये आप लगाएंगे, और उसके बाद उसको रन करने के लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपिटल जैसे पैसा है ना, कैपिटल है तो कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। लेबर है तो जो लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको आप क्या देंगे, वेजेस, उनको पगार दी जाएगी, है ना, उनकी सैलरी होगी, तो उसके लिए वेजेस आपको देने होंगे। जिस बंदे ने वो कंपनी खोली है, जो कंपनी लगाई है, उसका अपना प्रॉफिट होगा कंपनी का। तो जो एंटरप्राइज है, जो कंपनी है या जो जिसकी एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे इन्वॉल्व है, उसका प्रॉफिट वहाँ पे होगा। तो ये मेजर 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं, लैंड की हमने बात की, लैंड के लिए रेंट मिल रहा है, लेबर की बात कर रहे हैं, वेजेस हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट हो गया इस पर जो रिटर्न है, और एंटरप्राइज फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट लेगी। तो बेसिक 4 चीज़ें होती है जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये नॉलेज जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ये हमें काम में आएगी जीडीपी को कैलकुलेशन करने के तरीके में। जीडीपी को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं, 3 तरीकों से जीडीपी का कैलकुलेशन यहाँ पे किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन वाली जो पूरी चीज़ है इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो किस किस तरीके से जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, बेसिक ये 3 मेथड हैं। और अभी जो हमने डेफिनेशन देखी थी जीडीपी की, वो बेसिकली प्रोडक्ट मेथड है या आउटपुट मेथड है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट मेथड या अप्रोच जो है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमी है उसका जो फाइनल जो आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड। इसके अलावा 2 मेथड और हैं, एक्सपेंडिचर इनकम मेथड, जिस पे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि जीडीपी के कैलकुलेशन के कौन कौन सी ये अप्रोचेज हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है, जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है, एनएनपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है और कैसे ये नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट से अलग है, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट से अलग है। और इसके अलावा जो और दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उन्हें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फाइन। मेक श्योर कि आप ये जो चीज़ें हैं इनको रिवाइज़ कर लें। जैसे ही आपका लेक्चर ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो कंटिन्यू हैं इस सीरीज़ को पे आप बने रहें, है ना, कंटिन्यू इस सीरीज़ पे आप बने रहें। और जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि इसके जो वीक के अंदर 3 लेक्चर रहेंगे, के अंदर आपका थर्सडे को है, थर्सडे की हमने बात की, संडे को आपका लेक्चर रहेगा, एंड यू हैव ट्यूसडे। तो ये 3 लेक्चर आपके यहाँ पे रहेंगे, और लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इसके PDF के लिए। और आपको अगर ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आपकी अनाउंसमेंट है, और ये है चैम्पियंस कॉन्क्लेव के बारे में। तो जो भी बच्चे अभी यहाँ पे देख रहे हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में एक पिन होगा इसका चैम्पियंस कॉन्क्लेव का। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, वो काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी सेशन यहाँ पे आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये पूरा फ्री इवेंट है, 20 से 22 तारीख तक रहेगा। ओके, फ्री इवेंट है। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारा मोटिवेशनल स्टफ़ है, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज आपको जानने को मिलेगी। तो फॉर दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस फ्री इवेंट, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन में लिंक है। तो आप उस पर क्लिक करके जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर इसमें कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी की तरफ से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी पूरी UPSC CSC की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, और वहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक विद एडेड बेनिफिट्स। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। और हर संडे आपका ये टेस्ट होता है ना, सुबह 11 बजे आपका टेस्ट रहता है हर संडे। इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर आपका संडे को रहेगा, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।